हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का पॉलीटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार पॉलीटेक्निक के रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण सवाल को करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की इस वीडियो सीरीज़ में दोस्तों जो भी प्रश्न करने जा रहे हैं वो आपके पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है ना। और ये जो सवाल आज होने वाला है दोस्तों वो 2020 के एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं। और इस क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो बिहार पॉलीटेक्निक है दोस्तों वह किस लेवल का सवाल पूछता है, और साथ ही साथ दोस्तों किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न एराइज किए जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। लगातार दोस्तों हमारे इस चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, अगर वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर नहीं किए दोस्तों, दबा के लाइक और दबा के शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसा कि आपके स्क्रीन पे एक पहला सवाल दिख रहा है जो कि रिएक्शन से सवाल है दोस्तों, है ना। रिएक्शन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल रहता है, हर एक स्टूडेंट से रिएक्शन वाला सवाल नहीं बन पाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है दोस्तों, अभिक्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन कर रहा है सर, है ना। HOCl की उपस्थिति में यहाँ पे क्या बना रहा है सर, जो उत्पाद बना रहा है वह M बना रहा है, और यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में R है। तो हमारे सामने दोस्तों CH2OH ये बन रहा है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि M और R का वैल्यू क्या है, मान क्या है। अब देखिए दोस्तों ये पहला ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं CH2CH2O, है ना, देख ही सकते हैं आप लोग। और फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए CH3CH2OH H2SO4, या फिर दोस्तों CH2Cl CH2OH, फिर जलीय NaHCO3। तो यहाँ पे जो सवाल होगा दोस्तों इसका आंसर होगा, आपसे लोग याद रखिएगा, यह मार्कोनिकॉव है ना, क्या है, मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। CH2Cl CH2OH बनेगा, और जो कैटलिस्ट होगा, है ना, यानी कि जो उत्प्रेरक है दोस्तों वह जलीय NaHCO3 उपस्थित रहेगा, ठीक ना। तो ये आपका रिएक्शन वाला सवाल थोड़ा सा टफ भी रहता है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि रिएक्शन हर एक रिएक्शन आपसे बन ही जाए। देखिए दो सवाल अभी तक से हम लोग को रिएक्शन का दिखा है जो कि इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए मालूम है क्या होता है ना, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में कहीं ना कहीं दोस्तों रिएक्शन वाले सवाल भी रिपीट करते हैं प्रीवियस ईयर से। तो हम पूरा दोस्तों इसी चैनल पे 2020-2021 भी कर देते हैं, 2021 से लेकर के 2010 तक के पूरे प्रीवियस ईयर सवाल को करवा देंगे, ठीक ना, ठीक ना। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, हमेशा अपडेट आता रहेगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको प्रत्येक क्लास का PDF भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है दोस्तों, यौगिक CH3 डबल बॉन्ड CH, है ना, सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, गर्म क्षारीय KMNO4 विलयन के साथ क्रिया करके क्या देता है। ये जो है दोस्तों, ये जो यौगिक है, ये जो कंपाउंड हमारे सामने है, यह दोस्तों गर्म क्षारीय KMNO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। देखिए दोस्तों तो इसका आंसर बहुत ही सरल है, आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह रिएक्शन करके क्या देता है दोस्तों, CH3CO, है ना, CH3 प्लस CH3COOH देता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल भी देता है और कीटोन भी देता है, ठीक ना। इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। KMNO4 की उपस्थिति में रिडक्शन हो रहा है सर, है ना। यहाँ पर से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन होगा, है ना, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो KMNO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना ही बदला, ठीक ना। अगला सवाल दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, इस धातु ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपचयन नहीं होता, यानी कि कौन सा ऐसा धातु ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, है ना, जो कि कार्बन के साथ अपचयन नहीं करता है। तो याद रखना दोस्तों, जो कार्बन के साथ अपचयन नहीं करता है वह है दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, Al2O3, है ना। ये केवल यह क्या है दोस्तों, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा होता है, केवल और केवल यह विद्युत अपघटनी विधि द्वारा होता है, यह कार्बन के साथ अपचयन नहीं होता है। बाकी सारे जितने हैं, है ना, जिंक ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, फेरस ऑक्साइड हो गया, ये सारे कार्बन के साथ अपचयन करता है, ठीक ना। अगला सवाल दोस्तों
अगला सवाल कहता है कि कौन से, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि कौन से युग्म है ना, कौन से निम्न युग्म के पदार्थ H2SO4 से अभिक्रिया कर समान गैस उत्पन्न करता है। यानी कौन से युग्म के पदार्थ H2O से अभिक्रिया कर समान गैस उत्पन्न करता है, यानी जल से अभिक्रिया करके। तो यहाँ पे आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? कैल्शियम ना, कैल्शियम होना चाहिए ना। यहाँ पे कैल्शियम वाला प्रोडक्ट है ना जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो समान प्रोडक्ट देता है ना। क्या देता है दोस्तों? समान जो देगा मतलब इक्वल देगा तो कौन सी देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये देता है। और साथ में कौन सा गैस? गैस हमेशा ऑक्सीजन छोड़ेगा, है ना। इन दोनों का रिएक्शन आप जल के साथ करा दीजिए, हमेशा यही रिएक्शन मिलेगा आपको उत्पाद के रूप में, ठीक ना। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कहता है कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ क्रिया का H2 उत्पन्न करती है ना। कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ क्रिया का H2 उत्पन्न करती है? CuAl, है ना, यानी कॉपर, फेरस, कॉपर, एल्युमिनियम, फेरस और मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम ठंडे तनु HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक ना। कौन? तो मैग्नीशियम जब भी रिएक्शन करेगा HNO3 के साथ तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। इसका ध्यान रखना है आपको बातों को। और ऐसा सवाल आपके केमिस्ट्री में पूछा गया हुआ है, ठीक ना। ये सब प्रीवियस ईयर सवाल है, सब हर एक टॉपिक का सवाल करवा दूंगा, आप लोग टेंशन ले। आप लोग देखते रहिए कि हमारा कौन कौन सा चैप्टर से सवाल पूछा गया है, ठीक ना। बस आप लोग ये ध्यान दीजिए। और बाकी क्वेश्चन आंसर तो मैं करा ही रहा हूँ। क्या दोस्तों? O2 इसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करता है। O2 किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करता है? बताइए, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों क्लोरीन के साथ प्रत्यक्ष रूप से, आपने क्लोरीन ऑक्साइड के बारे में सुना नहीं होगा। सोडियम SO4 सुना होगा, NF, है ना। सोडियम के साथ भी देखा होगा, पोटेशियम के साथ भी देखा, P4O10 ऐसे करके रहता है। लेकिन क्लोरीन के साथ आपने अभी तक से कोई भी ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन नहीं देखा होगा। तो इसका आंसर याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। ये प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है दोस्तों कि किस एक में 4 एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं? कि कौन सा ऐसा तत्व में दोस्तों 4 एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, वह है हीलियम में। हीलियम में दोस्तों 4 एकांकी इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम में नहीं, हीलियम में तो द्वियुग्म होगा। क्लोरीन में सर, क्लोरीन में, क्लोरीन माइनस में हो जाएगा इसका आंसर। हीलियम में तो द्वियुग्म होगा, है ना। हीलियम में 2 गो होगा, ऑक्सीजन में क्या होगा? 1 होगा। ऑक्सीजन में 3 गो होगा, है ना। ऑक्सीजन में 3 गो होगा। क्लोरीन में दोस्तों 4 गो होगा, ठीक ना। एकांकी युग्म में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है 4 गो। तो युग्म एकरा में तो 1 गो युग्म पाया जाता है। ऑक्सीजन में दोस्तों 3 गो युग्म पाया जाता है। आयोडीन में भी 3 गो युग्म, 1 गो अयुग्मक हो जाता है। इन दोनों में 1 गो अयुग्मक हो जाता है, ठीक ना। और क्लोरीन में सर हमारे पास है 4 गो, है ना। 2-2 का पेयर, 2-2 गो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर कहलाता है। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 कहता है OH माइनस की मोलर सांद्रता क्या होगा यदि विलयन का pH मान 14 है तब? और Kw का वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका आप लोग आसानी से निकाल भी सकते हो, है ना। क्या होता है? फार्मूला याद होगा तो हर एक स्टूडेंट से बन जाएगा। pH प्लस POH इक्वल्स टू PKW, है ना। यही तो होता है, यही तो होता है। तो pH का वैल्यू पता है, Kw का वैल्यू पता है, आप लोग आसानी से पुट कर दीजिए, है ना। तो हम डायरेक्ट लिखें OH का पावर -1 का, है ना, यानी 10 के पावर जो हो जाएगा माइनस pH हो जाता है। यानी दोस्तों कहा जाए तो 10 के पावर -1, pH मान कितना हो जाएगा? 10 के पावर -1, ठीक ना। ये pH मान मत निकालिए, pH मान आप पहले फाइंड करिए किस वाले से? तो ये pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 से, है ना। तो POH बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 14
-14, pH का वैल्यू कितना है, pH का वैल्यू इधर 14 हो जाएगा प्लस POH बराबर 14, तो सो POH बराबर कितना हो जाएगा 0 और किसी भी संख्या के पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा सर, ठीक ना। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। और फिर आप यहाँ पे कर दीजिए, pH का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। अब ये कहता है 10 के पावर माइनस pH और pH का वैल्यू आपको पता है 10 के पावर माइनस 0 ना, तो सो आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक ना। देख लीजिए कैलकुलेशन आप लोग। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 कहता है हमारे आमाशय की रस का pH मान लगभग होता है। हमारे आमाशय रस का pH मान कितना होता है दोस्तों, तो 1.4 से लेकर के 3.5 के बीच में होता है। 1.4 से लेकर के 3.5 के बीच में होता है। तो अब जोन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जैसे 1.4 ही हमारा मैच कर रहा है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। बाकी 3.5 तक होता है। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कौन सा क्लोरीन के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है। कौन सा तत्व दोस्तों क्लोरीन के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है, तो इसका आंसर सिंपल सा बात है, कौन हो जाएगा सर, वो हो जाएगा फेरस। फेरस सबसे अधिक मात्रा में, क्योंकि सर ये पहली बात तो +1 भी दर्शाता है +2 भी दर्शाता है, तो 2 यौगिक तो सबसे पहले हो गया। फेरस क्या है दोस्तों, +2 भी दर्शाता है, ऑक्सीडेशन संख्या बता रहा हूँ, कभी +2 और कभी +3 यानी 2 हो गया। जब ये कंबाइंड होगा तो FeCl2 FeCl3 यानी 2 तो प्रोडक्ट ऐसे ही बना दिया। क्वेश्चन हमसे क्या कहा कि एक से अधिक, तो यहाँ पे आंसर आप लोग डी टिक कर सकते हैं यानी फेरस को। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 कहता है बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ यानी विद्युत ऋणात्मकता का यह सही क्रम है। यानी कि किसमें दोस्तों आगे में जो लिखा हुआ है वह सही क्रम कौन सा, बढ़ती हुई यानी सबसे कम होगा फिर उसके बाद बढ़ता चला जाएगा, यानी लास्ट वाला सबसे अधिक ऋणात्मक होगा सर। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक ना। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा दोस्तों जिसका ऋणात्मकता 3 होता है ना, इसका 2 होता है 2.5, इसका 2.1 और इसका 1.8 होता है, ठीक ना। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में किसका आकार सर्वाधिक होता है। यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में किसका आकार सबसे अधिक बड़ा है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी N3- है ना। इसका 171 pm होता है, इसका 171 pm होता है दोस्तों, याद रखना किसका, नाइट्रोजन का, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इसका परिष्करण खपरन से होता है। किसका परिष्करण दोस्तों खपरन से होता है ना, एल्युमिनियम, चांदी, सीसा यानी लेड और सोडियम, है ना। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर सोडियम हो जाएगा, ठीक ना। सोडियम यहाँ पे हो जाएगा। क्या कहता है दोस्तों, सोडियम कैसे हो, सोडियम हाँ। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है परिष्करण खपरन। परिष्करण खपरन यानी कि शोध करने के लिए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी Ag, यानी सिल्वर के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। अगला सवाल है मुद्दू साबुन किसके लवण है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, मुद्दू साबुन किसके लवण है दोस्तों, तो मुद्दू साबुन जो है वह दोस्तों पोटेशियम यानी कि K का लवण है ना, K का लवण है। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे कहता है कि कौन सी गैस उच्च दाब, उच्च ताप और एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में H3OH को H3COOH में बदल देता है। यानी कैटलिस्ट कौन होता है दोस्तों, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट से रिलेटेड। तो वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CO2 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगर CO2 की उपस्थिति में रहता है तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल। ऑक्सीडेशन करने के रिडक्शन करने के बाद ना
अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है एक यौगिक में इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन 8 ग्राम और 80 ग्राम के अनुपात में है, यौगिक का सूत्र क्या होगा। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन 28 ग्राम है और ऑक्सीजन जो है 80 ग्राम है, तो क्वेश्चन कर रहा है यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो जो यौगिक का सूत्र होगा दोस्तों, नाइट्रोजन का कितना 28 ग्राम है नाइट्रोजन, और उसका मोल संख्या कितना होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी कह सकते, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी N2 तो होगा, सब में N2 होगा। अब थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन का तो 80 ग्राम दिए हुए है, उसका आणविक द्रव्यमान 16 होता है, यानी कि 16 25 80, यानी O5, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं। सो N2O5। N जहाँ 28 ग्राम क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 2 आता है, और 80 ग्राम यहाँ पे क्या दोस्तों ऑक्सीजन है, जो कि इसको कैलकुलेट करने के बाद 5 आता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का मैच कर रहा है, ठीक ना। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि 27 ग्राम एल्युमिनियम के ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ संपूर्ण में अभिक्रिया करेगा। एल्युमिनियम का भार 27 हो, है ना, वो सब चीज़ में अभिक्रिया करेगा एल्युमिनियम। तो दोस्तों कह रहा है संपूर्ण क्या कहता है, 27 ग्राम एल्युमिनियम के ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ संपूर्ण रूप से अभिक्रिया करेगा। तो ग्राम को निकालना है दोस्तों, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रख सकते हैं 24 ग्राम। अब 24 ग्राम कैसे आया दोस्तों, 54 ग्राम एल्युमिनियम अभिक्रिया करता है तो 48 ग्राम ऑक्सीजन बनाता है। जब 24 ग्राम अभिक्रिया करता है तो 48 ग्राम बनाता है। तो जब 27 ग्राम अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जब 27 ग्राम करेगा तब एल्युमिनियम जब 27 ग्राम है, देख लीजिए यहाँ पे परमाणु भार 27 है ना, और यहाँ पे भी 27 है, तब दोस्तों क्या होगा, तब 48/54 गुने 27 हो जाएगा, यानी कि 24 ग्राम ऑक्सीजन होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 48 कहता है HCHO में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी। तो आंसर आप लोग देख सकते हैं, जिसका निकालना है उसको x कर लीजिए, बाकी सबको प्लस में रखिए। हाइड्रोजन का +1 होता है, प्लस ये कार्बन का तो निकालना है +x, और इसका भी +1 होता है। ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर से -2 हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल दोस्तों x का वैल्यू हमारे ख्याल से आएगा कितना, 0 आ जाएगा, x का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है ना, कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वह 0 होगी। किस कंपाउंड के लिए, तो HCHO के लिए, ठीक ना। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि यदि KMnO4 का आणविक भार m है तो इसका तुल्यांकी भार जब यह K2MnO4 में परिवर्तित होगा तब क्या होगा। तो कहता है अनुभार बटा में n टाइम्स हो जाता है, जितना टाइम्स बड़ा होता है तुल्यांकी भार वही कहता है, ठीक ना। तो तुल्यांकी भार यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जो होगा वह आणविक भार तो m है, तो m बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग पूछ रहे आणविक द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 रहेगा, यानी m का वैल्यू होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कहता है कि विलयन के साथ यह नहीं बदलती है। विलयन के साथ कौन नहीं बदलता है, तो याद रखिए दोस्तों, विलयन के साथ दोस्तों मोललता नहीं बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट होगा, ठीक ना। अगला सवाल दोस्तों, कार्बन की न्यूनतम बंध लंबाई किस में है। कार्बन न्यूनतम बंध लंबाई किसकी है, तो याद रखिए दोस्तों, कार्बन किसकी बंध लंबाई है, हाँ जी, सिंगल बॉन्ड वाले को है ना आबंध लंबाई सबसे कम होती है, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसकी लंबाई कुछ इस तरीके से, सबसे ज़्यादा जो होता है ना ट्रिपल बॉन्ड में होता है। तो बंध की लंबाई कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक ना, सबसे लंबा ट्रिपल बॉन्ड में हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बन यौगिक था। प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बन यौगिक कौन था दोस्तों, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, आंसर जो होगा
वह जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरिया था। कौन सा यौगिक था कार्बन में? तो ये यूरिया को संश्लेषित किया गया था सर्वप्रथम प्रयोगशाला में। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि हेकेल नियम के अनुसार एक चक्रीय युग्मक यौगिक एरोमेटिक होगा यदि इसमें इस संख्या के इलेक्ट्रॉन हो तब। किस संख्या के इलेक्ट्रॉन रहेगा तब दोस्तों कोई भी एक चक्रीय युग्मक यौगिक एरोमेटिक होगा? तो इसका आंसर आप सभी याद रखिएगा, उसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या हुआ 4n+2 इंटू पाई होगा, 4n+2 इंटू पाई होगा, तब वह जाके क्या बनाएगा दोस्तों? टकला। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय है? निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय है, इसका आंसर बताना है। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह 2-क्लोरोब्यूटेन में काइबल परमाणु है ना, में काइबल परमाणु होता है, अतः यह प्रकाश सक्रिय होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 2-क्लोरोब्यूटेन होगा। 2-क्लोरोब्यूटेन जो है दोस्तों, यह हम पे बहुत ज़्यादा शक रखे हुए, ठीक ना। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है 55 कि एक प्रबल क्षार इससे अल्फ़ा एच को अपसहत करता है। एक प्रबल क्षार इससे अल्फ़ा हाइड्रोजन को अपसहत करता है तो एल्केन, कीटोन, एमीन या फिर एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, यह जो हो जाएगा क्या बनाएगा सर, है ना, 55 का जो आंसर होगा कीटोन होगा। क्या होगा दोस्तों? कीटोन होगा, ठीक ना, कीटोन इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 कहता है कि यह यौगिक चलवायता दर्शाया गया है ना, चलवायता दर्शाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 57 का, है ना, लैसेने परीक्षण उन नाइट्रोजनी यौगिक के द्वारा किया जाता है जिनमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन उपस्थित होता है, जैसे NH2 HCl में कार्बन अनुपस्थित होता है, अतः ये लैसेने परीक्षण नहीं देता है। यानी जिसमें कार्बन होगा उसी में दोस्तों लैसने वाला कहाँ से पढ़ रहे हैं, चलवाया ना, हाँ तो लैसने। इसका आंसर याद रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये चलवायता दर्शाता है, ठीक ना, ये दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 कहता है दोस्तों N की पहचान के लिए, है ना, लैसेग्ने परीक्षण इसके साथ विफल होगा। पहचानने के लिए कौन सा विफल रहेगा? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक ना, इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाइट्रोजनी यौगिक द्वारा किया जाता है जिसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन उपस्थित होता है लेकिन इसमें कार्बन अनुपस्थित होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसमें कार्बन अनुपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है ऑर्थो और पारा नाइट्रोफिनॉल के एक रेशियो 1 के मिश्रण के पृथक की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑर्थो और पारा नाइट्रोफिनॉल के 1:1 के मिश्रण के पृथक्करण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वह वाष्पन विधि यानी भाप विधि भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, वाष्प आसवन विधि द्वारा, ठीक ना, वाष्प आसवन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कागज वर्ण लेखन में स्थिर प्रवास्ता है। कागज वर्ण लेखन में स्थिर प्रवास्ता क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कागज, है ना, कागज होगा। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे कहता है कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है? तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NHO2। NO2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। NO2 यहाँ पे करेक्ट आंसर, जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। बाकी ये सारे जितने दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं, ठीक ना। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। जितने भी सारे आप लोग को उम्मीद है पॉलिटेक्निक के, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए
आप लोग को ये चीज़ लिखा है बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020, है ना। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करवाएंगे दोस्तों। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए और उम्मीद है आप लोग को लेवल पता लग गया होगा किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा करना है, क्योंकि आपके पास मात्र 30 दिन का भी समय है। 30 से 25 दिन मान के चलिए तो 25 दिन समय है। उम्मीद है आप लोग अच्छा स्कोर करिएगा, अभी पढ़ लीजिए, है ना। फिर तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा आगे होने जा रहा है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।